नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। इस व्याख्यान में हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के राजनीति विज्ञान के पेपर का विश्लेषण करेंगे। इस पेपर के विश्लेषण को लेकर के यह हमारा दूसरा व्याख्यान है और हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। इस दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत हम हॉब्स से लेकर थॉमस हिल ग्रीन तक पूछे गए क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, जबकि पहले व्याख्यान के अंतर्गत हमने प्लेटो से मैकियावेली तक के प्रश्नों का विश्लेषण किया था। थॉमस हॉब्स से संबंधित क्वेश्चन था कि हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु ऑप्शन 1 प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उनके जीवन को भयाक्रांत यानी खतरा पैदा करता है। तो पहला ऑप्शन ही अपने आप में राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हॉब्स का जिस तरीके का सामाजिक समझौता है और सामाजिक समझौते से राज्य या राजा की जो उत्पत्ति हुई है उसके खिलाफ सामान्यतः हॉब्स जनता को विद्रोह का अधिकार या प्रतिरोध का अधिकार नहीं देता है, लेकिन हॉब्स एक शर्त पर जनता को संप्रभु के खिलाफ प्रतिरोध या विद्रोह का अधिकार देता है कि उस परिस्थिति के अंतर्गत जनता प्रतिरोध या क्रांति कर सकती है जब लोगों की आत्मरक्षा है, जीवन है, वो सुरक्षित नहीं रह पाता है। जब संप्रभु लोगों की आत्मरक्षा को सुरक्षित नहीं रख पाता, उनके जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता है और जीवन की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तब लोग वो संप्रभु के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। अन्यथा संप्रभु के खिलाफ हॉब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत विद्रोह का अधिकार नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो राइट ऑप्शन है वो है 1 कि प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है अगर संप्रभु या उनके जीवन को खतरा पहुंचाता है, तब जनता है संप्रभु के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हॉब्स से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जोड़ा जा सकता। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से चारों स्टेटमेंट के ऊपर विचार करके ये बताना है कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसॉफी से नहीं जुड़ता है या उससे तालमेल नहीं रखता है। पहला स्टेटमेंट, मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होता है और अन्यथा वो हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य के जो स्वभाव है, मानव स्वभाव से संबंधित हॉब्स के जिस तरीके के विचार है, हॉब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, वो एकांकी होता है, वो पशु तुल्य होता है, वो हमेशा शक्ति के पीछे भागता रहता है। तो हॉब्स के चिंतन के अंतर्गत मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वार्थी बताया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। तो हॉब्स के अगर हम सामाजिक समझौते सिद्धांत को देखें तो हॉब्स अपने सामाजिक समझौते के अंतर्गत जिस तरह की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है कि प्राकृतिक अवस्था है वो युद्ध की अवस्था थी, जिसके अंतर्गत न तो राजनीतिक व्यवस्था थी और न ही सामाजिक व्यवस्था थी। तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था का जिस तरीके का वो चित्रण करता है उसके अंतर्गत ये बताता है कि सभी मनुष्य है वो संघर्ष के अंतर्गत लिप्त है और इस संघर्ष या अराजकता की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ही लोग आपस में सामाजिक समझौता करते हैं। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसके अंतर्गत शिक्षा जैसी कोई वस्तु थी ही नहीं। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसॉफी से मेल नहीं खाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है मनुष्य स्वयं के लिए वो सारी खुशी ला सकते हैं जो वे चाहते हैं। हॉब्स ने अपनी पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मनुष्य अपने लिए वो सारी खुशियां ला सकता है जो वह चाहता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो खुशी लाने में अपने आप में सक्षम होते हैं। तो इस तरह का वर्णन है वो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत दिखाई देता है। चौथा जो स्टेटमेंट है, समस्त राजभक्ति सहमति पर आधारित होती है। सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो यही बताता है कि शासन व्यवस्था या जो राज्य है उसका आधार क्या है, उसका आधार जनता की सहमति है। राज्य की उत्पत्ति है वो जनता की सहमति के माध्यम से ही
हुई है। तो चौथा जो स्टेटमेंट है ये भी हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसॉफी से मेल खाता है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत शिक्षा मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, ऐसा जिक्र हॉब्स अपनी पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत नहीं करता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है वो झगड़ालू अवस्था थी, अराजकता की अवस्था थी। इसके अंतर्गत न समाज था, न ही राज्य था, न ही किसी प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था की व्यवस्था थी। तो ये जो हॉब्स से संबंधित दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसॉफी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं है। जॉन लॉक से संबंधित क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा नहीं लिखी गई है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो जॉन लॉक की पुस्तकें हैं वो पता होनी चाहिए, या ये पता होना चाहिए कि इसमें से जो भी पुस्तक पूछी गई है अलग है, वो लॉक की नहीं है बल्कि दूसरे विचारक की है। तो जॉन लॉक की पुस्तकें अगर याद है तो इस प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंतर्गत, उन वेस्टर्न थिंकर्स की जितनी भी मुख्य पुस्तकें हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी जा सकती है, उन पुस्तकों को आप सबसे पहले याद कर लें। फिर ये देखें कि उन पुस्तकों के अंतर्गत किस प्रकार की विषय वस्तु है, मुख्य विषय वस्तु है, उसको भी ध्यान में रखें। तो जॉन लॉक से संबंधित कौन सी पुस्तक नहीं है? ऐसे ऑन दी लॉ ऑफ नेचर, ये पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा लिखित है। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा लिखी हुई है। ऑन दी रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये पुस्तक भी जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि इसके अंतर्गत नहीं है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये हॉब्स की जॉन लॉक की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके अंतर्गत जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का जिक्र मिलता है। तो ये तीनों ही पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। जबकि ये जो चौथी पुस्तक है, द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ रोमन्स, ये पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये पुस्तक फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये रूसो से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि उपयुक्त में से सही कथनों को चिन्हित कीजिए, यानी इन 3 कथनों में से सही कथन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता से बदलना संभव है। अगर हम रूसो की पॉलिटिकल फिलोसॉफी को देखें तो रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जो मनुष्य था वह सभ्य बर्बर मनुष्य था, प्रकृति के ऊपर वो निर्भर रहता था और उसके अंतर्गत वह प्राकृतिक स्वतंत्रता का आनंद लेता था। लेकिन रूसो कहता है कि जैसे जैसे लोगों ने जमीन के टुकड़े पर अधिकार कर लिया और जैसे जैसे जनसंख्या की अंतर्गत बढ़ोतरी हुई, जैसे जैसे तर्क और विज्ञान की उन्नति हुई, कला की अंतर्गत वैज्ञानिक उन्नति हुई, वैसे वैसे प्राकृतिक अवस्था का जो पतन है वो होने लगा। मनुष्य है वो आपस में झगड़ने लगे और वहाँ प्राकृतिक स्वतंत्रता है उनकी समाप्त हो जाती है। तो रूसो का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्राकृतिक अवस्था की जो स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसका आनंद नागरिकों को कैसे मिला जाए। तो इसके लिए रूसो एक विकल्प खोजता है। रूसो जिस तरह के राज्य की कल्पना करता है, उस राज्य के अंतर्गत वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था की जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो राज्य के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बदलना संभव है। जिस तरह की प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, ठीक उसी तरह राज्य के अंतर्गत रहकर भी लोग नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राकृतिक स्वतंत्रता की तरह स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक स्वतंत्रता थी और राज्य की उत्पत्ति के बाद में उसका स्थान ले लेता है नागरिक स्वतंत्रता। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रहे। तो रूसो की जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है उसके अंतर्गत जो शासन व्यवस्था संचालित है, शासन व्यवस्था का जो आधार है वो है जनरल विल, सामान्य
इच्छा। और सामान्य इच्छा किसके अंतर्गत निहित है? सामान्य इच्छा है वो समुदाय के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत ही निहित है। तो रूसो कहता है कि इस सामान्य इच्छा के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून किसके द्वारा बनाए गए हैं? स्वयं जनता के द्वारा ही ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया है। अगर वो जनता या मनुष्य उन कानूनों का पालन करता है जो कि स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है, और इसी तरह की स्वतंत्रता को वो नागरिक स्वतंत्रता का नाम देता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि रूसो कहता है कि मनुष्य अपने खुद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं, नागरिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अगर हम रूसो के चिंतन को देखें तो रूसो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थक दिखाई देता है, सहभागी लोकतंत्र का समर्थक दिखाई देता है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का रूसो समर्थक नहीं है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की रूसो आलोचना करता है। तो रूसो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक विद्वान नहीं है, बल्कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक विद्वान है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो कौन से स्टेटमेंट सही हुए? स्टेटमेंट 1 सही हुआ, स्टेटमेंट 2 सही हुए। जो सही ऑप्शन है वो है 1, केवल 1 और 2 सही है। तो ये जो क्वेश्चन है रूसो से संबंधित, ये अवधारणात्मक क्वेश्चन से आपको जब रूसो की पॉलिटिकल फिलोसॉफी पूर्णतः समझ में आएगी, तब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर है वो आसानी से दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी रूसो से संबंधित है। रूसो के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें लिस्ट फर्स्ट के अंतर्गत दी हुई है, और उन पुस्तकों का जो मुख्य आग्रह यानी मुख्य जो विषय वस्तु है वो लिस्ट सेकंड के अंतर्गत दिया हुआ है। एमिल या इमाइल, ये रूसो के द्वारा लिखित पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंतर्गत रूसो ने शिक्षा संबंधी जो विचार है उसके वो इस पुस्तक के अंतर्गत उसने वर्णित किए हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस पुस्तक के अंतर्गत रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करना बताया है जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो कि भ्रष्ट समाज नहीं है बल्कि सामान्य इच्छा पर आधारित समाज है, जिसके अंतर्गत सामान्य इच्छा के द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करके, जो कि मनुष्य के द्वारा खुद के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं, और इस तरह के समाज के अंतर्गत रह करके सामान्य इच्छा के द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करके मनुष्य स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है, जिसको वो नागरिक स्वतंत्रता के नाम से पुकारता है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो विषय वस्तु है वो ऐसे समाज का निर्माण जो भ्रष्ट नहीं हो, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत अंत में जाते जाते समाज है वो भ्रष्ट हो गया था। ए डिस्कोर्स ऑन दी आर्ट्स एंड साइंसेज, इस पुस्तक के अंतर्गत रूसो ने इतिहास की व्याख्या के बारे में विश्लेषण किया है, इतिहास की व्याख्या करने की उसने प्रयास किया है। ए डिस्कोर्स ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी असमानता की उत्पत्ति किस तरीके से हुई उससे संबंधित विमर्श, असमानता से संबंधित जो विचार है वह रूसो के इस पुस्तक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और रूसो इस पुस्तक के अंतर्गत बताता है कि सामाजिक असमानता है वो अन्याय का मूल कारण है। जो असमानताएं समाज के द्वारा निर्मित की गई है उसी को ही वो बदलने के लिए सामान्य इच्छा या इस तरह की सोसाइटी के निर्माण की बात करता है। तो इस तरह की जो असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, उसका रूसो सबसे बड़ा आलोचक है, और सामाजिक असमानता को ही रूसो अन्याय का प्रमुख कारण बताता है। ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी पुस्तक के अंतर्गत। तो ये रूसो के द्वारा लिखित पुस्तकें और उसके अंतर्गत जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको मिलान करना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बैठता है? राइट ऑप्शन 3 बैठता है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। रूसो के बाद में जो नेक्स्ट थिंकर है वो है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम से संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं बेंथम के क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के संदर्भ में, और हमें यह आंसर खोजना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो
सही स्टेटमेंट है और कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं और दुख को न्यूनतम करना चाहते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद को अगर आप देखते हैं तो बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो इसी पर टिका हुआ है कि मनुष्य है वो अपने जीवन में सुखों को अधिकतम करना चाहता है और दुख को न्यूनतम करना चाहता है, यही उपयोगिता का आधार है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि सभी सुख जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं। बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत किसी प्रकार के आध्यात्मिक सुख या आध्यात्मिक शांति के ऊपर बल नहीं दिया गया है, बल्कि बाद में जो जेएस मिल के द्वारा उपयोगितावाद के अंतर्गत जो बेंथम का उपयोगितावाद है उसके अंतर्गत संशोधन किया गया। फिर जेएस मिल ने भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक जो सुख है, आध्यात्मिक शांति के लिए जो सुख है, उनको जेएस मिल है वो वरीयता देता है। जेएस मिल कहता है कि केवल भौतिक सुख ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सुख है वो भी अपने आप में मनुष्य की जिंदगी में मायने रखते हैं, क्योंकि इस तरह के सुख है वो नैतिक सुख होते हैं, वो उच्चतर सुख होते हैं। जबकि जर्मी बेंथम इस तरह की बात है वो नहीं करता, वो केवल और केवल भौतिक सुखों के ऊपर सबसे ज्यादा बल देता है। आध्यात्मिक शांति के लिए सुखों की जो बात है वो जर्मी बेंथम के चिंतन के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं, ना कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख। जर्मी बेंथम है वो सुख को लेकर जिस तरह की बात करता है, बेंथम कहता है कि विभिन्न प्रकार के सुखों के बीच में केवल और केवल परिमाणात्मक अंतर यानी मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। सुखों के मध्य गुणात्मक किसी भी प्रकार का अंतर है वो नहीं पाया जाता, और हम अपने सुखों की मात्रा को अधिकतम करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंतर्गत अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। अब उस सुख की क्वालिटी किस तरह की है उस पर बेंथम कहता है कि मनुष्य कोई जोर नहीं देता, क्योंकि बेंथम केवल और केवल सुखों के मध्य मात्रात्मक अंतर ही करता है, वह किसी प्रकार का गुणात्मक अंतर, क्वालिटी संबंधी अंतर है वो नहीं करता। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तो सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन है 3। केवल 1 और 3 सही है, जबकि स्टेटमेंट 2 है वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो विद्वान है वो है जेएस मिल। जेएस मिल से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? जेएस मिल की पुस्तक का नाम ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, और इस पुस्तक के अंतर्गत जेएस मिल ने प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जेएस मिल ने जिस तरह की प्रतिनिधित्वात्मक सरकार का समर्थन किया है, जेएस मिल की प्रतिनिधित्वात्मक सरकार का कौन सी विशेषता नहीं है? पहला स्टेटमेंट, यह संसदात्मक सरकार होगी। जेएस मिल संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थक है, जिसमें कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। अगर आप जेएस मिल की पॉलिटिकल फिलोसॉफी को पढ़ोगे तो जेएस मिल की पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जेएस मिल बिल्कुल समर्थक नहीं है। जेएस मिल महिला मताधिकार का तो समर्थक विद्वान है, लेकिन वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक विद्वान नहीं है, बल्कि जेएस मिल बहुल मतदान प्रणाली का समर्थक दिखाई देता है। वो कहता है कि शिक्षा और संपत्ति को भी मतदान का आधार है वो बनाना चाहिए। तो दूसरी जो ये विशेषता है, ये विशेषता रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जेएस मिल के द्वारा जो प्रतिपादित अवधारणा है उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जेएस मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक विद्वान नहीं है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह कहता है, यह सामान्य नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है। नागरिक सहभागिता की बात जेएस मिल के चिंतन में देखने को मिलती है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की शासन प्रणाली का भी जेएस मिल समर्थक है, क्योंकि इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की विशेषता नहीं है वो है यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जेएस मिल से संबंधित, जेएस मिल की द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है?
यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद पुस्तक है वो जेएस मिल के द्वारा ही लिखी हुई है, जबकि उपयोगितावाद की जो अवधारणा है उसका जो मुख्य प्रतिपादक है वो जर्मी बेंथम है, और जर्मी बेंथम की उपयोगितावाद के अंतर्गत बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल ने उसमें संशोधन किया। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? ये पुस्तक जेएस मिल के द्वारा ही लिखी हुई है। द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधित्मक सरकार पर विमर्श, ये जेएस मिल की पुस्तक है। द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, यह भी जेएस मिल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा ऑन लिबर्टी, जो कि जेएस मिल की सबसे चर्चित पुस्तक मानी जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, यह पुस्तक जेएस मिल के द्वारा लिखी हुई नहीं है, बल्कि यह पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो ये जो जेएस मिल से संबंधित क्वेश्चंस दोनों पूछे गए हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो ये कहता है कि जेएस मिल के द्वारा जो प्रतिनिधित्मक सरकार का जो कॉन्सेप्ट दिया गया उनकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत जेएस मिल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक दी हुई है, और ये पूछा गया है कि कौन सी जेएस मिल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट विद्वान हीगल। हीगल एक आदर्शवादी विद्वान है। हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीगल का पूर्ण विकसित राज्य, फुल डेवलप्ड स्टेट है, वो किस तरह का स्टेट होगा, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होगी, इस संदर्भ में ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये पूछा गया है कि कौन सा सही है, सही को चिन्हित कीजिए। पहला जो है वो है व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन और पूर्णता प्राप्त करता है। दूसरा, नागरिक समाज स्वनिश्चय, सेल्फ असर्शन का क्षेत्र और स्वहित की साधनाएं, सेल्फ इंटरेस्ट का क्षेत्र है। तीसरा है कि राज्य जनता की जो नैतिक इच्छा है उसको मूर्त रूप प्रदान करता है। अब आप ये एक बार चिंतन कीजिए कि हीगल की किस तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी है। हीगल की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो आदर्शवाद पर आधारित है। हीगल ने अपनी फिलॉसफी के अंतर्गत डायलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल किया है, द्वंद्वात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में ज्ञान का वर्णन करती है, यानी किस तरीके से चिंतन विकसित होता है या किस तरीके से कोई वस्तु है वो विकसित होती है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति में ये माना जाता है कि पहले कोई वस्तु या विचार आता है, फिर उसके खिलाफ दूसरी वस्तु या विचार आता है, फिर दोनों का जो टकराव है उससे तीसरी वस्तु या विचार निकल करके हमारे सामने आता है, जो कि संवाद के रूप में होता है। हीगल आदर्शवादी विद्वान है। हीगल कहता है कि इस ब्रह्मांड का जो आधार है वह विचार है, और यह जो दुनिया है वो किस पर टिकी हुई है, यह इसका जो मूलभूत आधार है वो क्या है, वह चेतना या विचार को ही मानता है। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें हीगल की जो आइडियल फिलोसॉफी है, जो आइडियलिज्म पर आधारित फिलोसॉफी है, उस पर आधारित क्वेश्चंस है ये। हीगल मानव जीवन की 3 गतिविधियों के बारे में वर्णन करता है। एक परिवार, दूसरा नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, और तीसरा स्टेट। हीगल कहता है कि जो सबसे पहला थीसिस है, सबसे पहला जो विचार है जो कि वाद के रूप में है, वो है परिवार। और इस परिवार की जो आधारभूत विशेषता है हीगल के दृष्टिकोण में, वह है विशेष उन्मुखी प्रार्थवाद। विशेष उन्मुखी प्रार्थवाद का मतलब ये होता है कि परिवार के अंतर्गत कल्याण की भावना पाई जाती है, प्रत्येक सदस्य के अंतर्गत, कि दूसरे सदस्यों का भी कल्याण हो, परिवार के दूसरे जितने भी सदस्य हैं उनका कल्याण हो। लेकिन ये कल्याण की भावना केवल और केवल परिवार के सदस्यों तक ही सीमित होती है, इसके बाहर दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्ति और पूर्णता प्राप्त करता है। यह स्टेटमेंट अपने आप में हीगल का सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो कथन है वो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज को लेकर के है।
परिवार के बाद में जो दूसरा विचार प्रतिवाद के रूप में उभर करके आता है हीगल की फिलॉसफी के अंतर्गत, वो है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। हीगल के दृष्टिकोण में इस सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज का जो मुख्य लक्षण है वो है सार्वभौमिक स्वार्थवाद। सार्वभौमिक स्वार्थवाद का अभिप्राय यह है कि नागरिक समाज के अंतर्गत जो मनुष्य है वो दूसरों की इच्छाओं को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसलिए जानने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती है उनको दूसरे लोगों को बेच सके। तो दूसरे लोगों की किस तरह की आवश्यकता है ये जानते हुए व्यक्ति उत्पादन करता है और वस्तुओं का निर्माण करता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। लेकिन जो नागरिक समाज की ये जो विशेषता है ये किस तरह की है, यहाँ पर है सार्वभौमिक स्वार्थवाद की अवधारणा। तो नागरिक समाज का स्वनिश्चित सेल्फ असर्शन यानी स्वयं के द्वारा किए गए वादे का दायरा और स्वहित की साधना है। तो यह स्वार्थ पर आधारित क्षेत्र है सिविल सोसाइटी, लेकिन किस तरह का स्वार्थ? सार्वभौमिक स्वार्थ, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए दूसरे लोगों की किस तरह की इच्छाएं हैं उनको जानने का प्रयास करना। तीसरी जो इकाई है हीगल के दृष्टिकोण में, जो कि परिवार और नागरिक समाज वाद प्रतिवाद से समाज की ओर बढ़ता है, और हीगल का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना है। तो हीगल इस तरह के पूर्ण विकसित राज्य की जो विशेषता बताता है उसमें परिवार और नागरिक समाज इन दोनों के लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। और राज्य की जो मुख्य विशेषता हीगल के दृष्टिकोण में वो है सार्वभौमिक परार्थवाद, यानी राज्य एक ऐसी नैतिक संस्था है जो कि सभी लोगों के कल्याण पर बल देती है। तो हीगल के दृष्टिकोण में राज्य क्या है? राज्य एक प्रकार की नैतिक संस्था है। तो राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा इथिकल विल को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो ये इस प्रकार से हीगल से संबंधित ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से अब जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तभी आप इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर है वो आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट जो थिंकर है वह है टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? टी.एच. ग्रीन की जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है उनसे कौन सा कथन मेल नहीं खाता? पहला स्टेटमेंट है ग्रीन ने उदारवाद का एक मानवीय संशोधित रूप प्रस्तुत किया। टी.एच. ग्रीन से पहले जितने भी उदारवादी विद्वान हुए उनको हम क्लासिकल लिबरलिज्म के दायरे के अंतर्गत रखते हैं, शास्त्रीय उदारवाद की श्रेणी में रखते हैं। और शास्त्रीय जो उदारवाद है वह न्यूनतम राज्य की बात करता है, वह हस्तक्षेपवादी राज्य की बात करता है कि मनुष्य का कल्याण या व्यक्ति का कल्याण करना उसकी खुद की जिम्मेदारी है। राज्य को या सरकार को व्यक्ति की किसी भी प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोक कल्याण करना राज्य का या सरकार का काम नहीं है बल्कि व्यक्ति खुद का काम है। इस तरह की जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो फिलोसॉफी थी, जो लिबरलिज्म था, उसको एक नया मोड़ देकर के उसको पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म की ओर उन्मुख करने वाला जो सर्व प्रमुख अगर कोई विद्वान था, सबसे प्रमुख विद्वान तो वो था टी.एच. ग्रीन। तो ग्रीन ने ये कहा कि नहीं, राज्य या सरकार का उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी होना चाहिए, हस्तक्षेपवादी राज्य का टी.एच. ग्रीन समर्थन नहीं करता। समाज के अंतर्गत जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो कि अपना खुद का कल्याण नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का कल्याण करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। तो उदारवाद को नैतिक रूप या मानवीय रूप देकर के उदारवाद का संशोधन करने वाला विद्वान टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है कि ग्रीन ने उदारवाद का एक मानवीय संशोधित रूप प्रस्तुत किया। दूसरा, व्यक्ति की पहचान और प्रसन्नता सामाजिक संपूर्ण से अविभाज्य है। यानी ये क्या कह रहा है? ये क्या दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि व्यक्ति की जो पहचान है, व्यक्ति की जो खुशी है वो
समाज के अंतर्गत ही निहित है, समाज से पृथक नहीं है। यानी व्यक्ति को समाज से अलग करके नहीं समझा जा सकता, जबकि क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत व्यक्ति को समाज से अलग माना गया और ये कहा गया कि समाज का निर्माण तो व्यक्तियों से मिलकर के ही होता है। तो व्यक्ति की समाज से पृथक पहचान पर बल दिया गया, जबकि टी.एच. ग्रीन जो कि आधुनिक उदारवादी विद्वान है, ये कहता है कि व्यक्ति की जो पहचान है वो सामाजिक संपूर्ण से अविभाज्य है। यानी समाज के अंतर्गत ही उसकी खुशी निहित है, समाज से ही उसकी पहचान होती है। व्यक्ति का समाज से किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह है विधायिकाओं को मदिरापान पर नियंत्रण लाना चाहिए। यानी जो व्यवस्थापिकाएं हैं उनको जो शराब का सेवन किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। तो इस तरह की बात भी टी.एच. ग्रीन की पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत दिखाई देती है। चौथा जो स्टेटमेंट है वह है सामान्य हित समुदाय का ध्येय है, ना कि सरकार का। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि टी.एच. ग्रीन कहता है कि सामान्य हित करना, कॉमन इंटरेस्ट है, ये समुदाय का उद्देश्य तो है ही, इसके साथ साथ सरकार या राज्य का भी उद्देश्य है, क्योंकि राज्य का जो मुख्य काम होना चाहिए वो है जनता का कल्याण करना, जनता के हितों की पूर्ति करना। तो टी.एच. ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है, विद्वान है, और ये कहता है कि सरकार का ध्येय क्या होना चाहिए? सरकार का ध्येय समुदाय का सामान्य हित करना, लोगों का हित करना, लोक कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने थॉमस हॉब्स से लेकर टी.एच. ग्रीन तक के जो क्वेश्चन आए हुए थे आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 के अंतर्गत, उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ मैंने एक आपको इस तरह का विश्लेषण प्रस्तुत करके ये बताने की भी कोशिश की कि हम जब कॉन्सेप्ट को पढ़े तब किस तरीके से पढ़े, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उनमें और ज्यादा निखार आता है, और हम और ज्यादा वैज्ञानिकता की ओर बढ़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों का विश्लेषण करने का हमने प्रयास किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रतियोगिता परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं।